देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से पता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश हमेशा करते हैं, यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ चुनाव में जीत के दावे जोर शोर से हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए भी तत्पर दिख रही है, लेकिन 3 दिसंबर से पहले अटकलों का बाजार भी गरमाने लगा है। ऑपरेशन लोटस को भांपते हुए पहले कांग्रेस ने प्रत्याशियों के साथ 1-to-1 चर्चा की और फिर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया और अब कैबिनेट मंत्री भी ऐसी ही कुछ आशंका जाहिर कर रहे हैं। दरअसल मंत्री शिव डहरिया ने अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ बिकने वाला नहीं है, जिस पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी तीखा पलटवार किया। देखिए, बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, कोई विजन है नहीं, तो अपने आप को रेस में बनाए रखने के लिए इस तरह का अफवाह हमेशा फैलाते रहे हैं। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है और ये तो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश हमेशा करते हैं, यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नहीं चलेगा। इनके नेता आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 35 सीट ले आइए, बाकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? क्या वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बिकाऊ समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ बिकने वाला नहीं है। अब इनको लग रहा है कि हमारी सरकार जा रही है, तो इनके बोली भी में बदलाव आ रहा है, इनकी भाषा में बदलाव आ रहा है, इनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है और मानसिक रूप से जो है उसके अंदर भी इनका बदलाव आ रहा है। जाहिर है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह ही ऑपरेशन लोटस का डर है, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। लेकिन 2 दशक पहले हुई विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश प्रदेश में नाकाम ही साबित हुई थी। इसके इतर चुनावी नतीजों में तीसरे मोर्चे का इफेक्ट पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के नतीजे क्या समीकरण बनाते हैं। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है ट्रेडिंग का टेरर। जी हां, छत्तीसगढ़ में नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के सीधे आरोप लगा रही है। तो क्या 75 पार के नारे को लेकर कांग्रेस को अंदर खाने का डर सता रहा है, या वाकई चुनाव में क्लोज फाइट से नए समीकरण नजर आ सकते हैं? आज राजनीतिक मेहमानों से हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और सबसे पहले अनिरुद्ध जी, पहली टिप्पणी में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह की बयानबाजी छत्तीसगढ़ में जारी है, कई आरोप कांग्रेस की ओर से, कई आरोप बीजेपी की ओर से, लेकिन लंबे वक्त से आप इस स्थिति को देखते आ रहे हैं। क्या पहले भी छत्तीसगढ़ में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं? देखिए, क्या छत्तीसगढ़ में अभी क्या संदेह जाहिर किया जा रहा है। अभी ऐसे कोई हालात नहीं कि ऐसा कोई मतलब भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। लेकिन हाँ, जब 2003 में पहला छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था तो कुछ ऐसे प्रयास हुए थे जिसने भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत दिग्गज नेता थे अरुण जेटली जी, वो दिल्ली से रायपुर आए थे और उन्होंने एक जो है मतलब बहुत बड़ा जो है खुलासा किया था। खुलासे में मतलब ये बात जो आई थी और आरोप लगाया गया था कि अजीत जोगी जी ने बहुत तोड़फोड़ करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बलीराम कश्यप जी को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की और बलीराम कश्यप जी की जो है सरकार बनवाना चाह रहे थे। वो सरकार मतलब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होती, जबकि बलीराम कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। लेकिन बलीराम कश्यप जी ने जो निष्ठा पार्टी के प्रति खोई नहीं, बकायदा उसका ऑडियो जारी हुआ था, जो फोन में बातचीत हुई थी वो सब जारी हुई थी पूरा जो है। और उसमें अजीत जोगी जी सस्पेंड भी हुए थे, कांग्रेस दिल्ली से राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव ने उनको सस्पेंड किया था। तो ये लेकिन प्रयोग असफल हो गया। उसके बाद जो है स्पष्ट बहुमत से जो है 2008 4 के बाद फिर जो है अपना 8 फिर उसके बाद 13 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से 3 बार सरकार बनाई। फिर 2018 में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। तो ऐसे जो भी उसके बाद जो 2003 के बाद जो 4 चुनाव हुए तो उसमें ऐसा कहीं कोई परिदृश्य देखने नहीं लगा कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ये होगा, कोई उथल पुथल या कोई मारकाट करने की कोशिश हो रही हो। लेकिन देखिए, एक चीज ये है कि हम कुछ दूसरे राज्यों की तरफ नजर दौड़ाएं
जी। तो झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 3 ऐसे उदाहरण हैं कि उसमें मतलब पहले कोई मुख्यमंत्री बना, सरकार किसी की बनी, बाद में फिर कुछ उथल पुथल मची तो फिर किसी और की सरकार बन गई। तो अब क्या है कि जो जिस प्रदेश में भी ऐसा कहीं कहीं लगता है, अनुमान की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर ये बाउंड्री लाइन से किसी पार्टी की यदि सरकार बनी, बाउंड्री लाइन से, जैसे अगर 90 छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, स्पष्ट बहुमत 46 में होता है, लेकिन यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर ये 50 सीट तक भी कोई सरकार बनाती है तो एक खतरनाक स्थिति होगी, ऐसा जो है अनुमान लगाते हैं और आशंका व्यक्त करते हैं, संदेह व्यक्त करते हैं। तो उसी के आधार पे जो है एक चर्चा का दौर चल पड़ा है कि यहाँ पे अगर कहीं कुछ कम ज्यादा सीटें हुई तो ऐसा ना हो कि तोड़फोड़ मच जाए, उथल पुथल मच जाए, लोग मिलाने की कोशिश करें। तो ये एक आशंका का दौर चल रहा है जो कि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में कोई बहुत अच्छी स्थिति इसे नहीं मानी जा सकती, लेकिन हम आरोपित भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई ऐसी पहल होते नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल, क्योंकि अनिरुद्ध जी अभी कोई पहल होती तो नजर नहीं आई है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसी आधार पर जो संदेह जताया जा रहा है और उसी पर बयानबाजी जारी है। अजय गंगवानी जी, आपके पास में आ रही हूँ। 75 पार का नारा कांग्रेस देती है, 18 में अच्छे बहुमत के साथ आप सरकार बनाते हैं, लेकिन इस बार ये ट्रेडिंग वाली बात, क्या कांग्रेस डर रही है? क्या वाकई आपको लगता है कि क्लोज फाइट हो सकती है छत्तीसगढ़ में? रितु जी देखिए, 2 से 3 बिंदु पे जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ क्लोज फाइट की तो बात दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रकार से हमने देखा, चाहे पहले चरण की बात करूं रितु जी या दूसरे चरण में, हर वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग, यहां तक विकलांग व्यक्ति घंटों तक जिस प्रकार से लाइन में लग के वोट करते रहे, जिस प्रकार से उत्साह और उमंग देखी गई, ये दिख रहा था कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के कार्यों से छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह संतुष्ट है। दूसरा देखिए, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का न कभी कानून पे विश्वास रहा, न संविधान पे। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से किया जा रहा है। आज ईडी, आईटी, सीबीआई जो है भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करिए। ताजा उदाहरण देख लीजिए अभी महाराष्ट्र का। आज अजीत पवार जी के लिए माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश की सभा में कहते हैं कि भैया 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। 3 दिन के बाद वही अजीत पवार जी, जिसकी 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने महाराष्ट्र में जब्त की, आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं, उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास, जनमत की चोरी और डकैती करने का प्रयास महाराष्ट्र में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में लगातार, तो ये दिख रहा है कि। और सबसे महत्वपूर्ण रितु जी, मुझे इनके वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका एक कथन याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी अब देश में उस स्थिति में आ चुकी है कि बिना चुनाव जीते देश के किसी भी राज्य में सरकार बना सकती है। ये दिख रहा है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये प्रकरण, ये हर प्रकार से अपनी सत्ता बनाने के लिए कभी सत्ता बल का, ये जवाब भी ले लेते। उमेश जी जवाब दीजिएगा। बड़े आरोप लगा रहे हैं कि किस हद तक जा सकते हैं सत्ता की चाबी पाने के लिए, लेकिन जिन राज्यों में भी बीते समय में चुनाव हुए, हमने देखा कि विरोध पार्टी के मन में ये भावना क्यों आती है कि बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरी सहानुभूति है, और जिस प्रकार से शिव डहरिया जी का बयान निकल करके आया है, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और जिस प्रकार से कांग्रेस को लेकर के उनके मन में डर और भय व्याप्त हुआ है, वो जायज भी है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के अंदर में बीते दिनों में बने हुए हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में रस्साकस्सी मची हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता, कोई कहता है अगर मुझको कप्तानी का मौका मिले टीएस सिंहदेव तो मैं कप्तानी करने के लिए तैयार हूं। भूपेश है तो भरोसा है का नारा देने वाले सामूहिक नेतृत्व पर आ गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कहना पड़ा मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और तमाम तरह के विषय मुख्यमंत्री को लेकर के, पद को लेकर के दावा, बीते 5 वर्षों में कैसे 2.5 साल का फार्मूला, अर्थात शिव डहरिया जी की चिंता जायज है। वो अपने बयानों से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 75 पार का दावा करने वाली कांग्रेस आज एकजुट नहीं है, कई धड़ों में बंट चुकी है कांग्रेस, और जब कांग्रेस कई धड़ों में बंट चुकी है तो ये चिंता शिव डहरिया जी की जायज है कि ये कैसे भरोसा करेंगे, और इनको खुद अपने विधायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। ये किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और अभी लगातार अन्य राज्यों का जिक्र हुआ, गंगवानी जी भी लगातार कह रहे थे, अनिरुद्ध जी भी लगातार कहे
ये आसपास के 2-3 राज्यों का जिक्र, कुछ वर्षों का जिक्र क्यों करते हैं? दरअसल में हमको याद करना चाहिए उस नेहरू युग को जब अनुच्छेद 356 की धज्जियां उड़ाई गई। हमको याद करना चाहिए 1980 की इंदिरा गांधी को, जिसने जनता दल की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हमको 1992 इतिहास बहुत बड़ा है। फिलहाल वर्तमान की बात कर लीजिए। अजय जी क्या कहेंगे? उमेश जी का ये कहना है, कहीं ना कहीं इशारा यही कि कांग्रेस में, ठीक है आपको फिर से मौका दिया जाएगा। उमेश जी जब आरोप लगा रहे हैं तो उनका जवाब भी ले लेते हैं। रितु जी आपका प्रश्न पूछ लीजिए। जी अजय जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उमेश जी, रितु जी मैं प्रश्न का जवाब देना चाह रहा हूँ, क्या पूछ रहे थे आप? अजय जी मैं पूछ लूंगी, जिस समय मुझे आपके पास आना होगा मैं पूछ लूंगी। उमेश जी लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारा इसी ओर है कि कांग्रेस में एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। और एक बार फिर से जैसा कि हमने बीते सालों में देखा, 2.5 साल का जिक्र फिर से। देखिए रितु जी, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया झूठ और भ्रम है। 2.5 साल का जो है ये प्रवृत्ति जो है ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थी। मायावती जी के साथ पहली बार इन्होंने अनुबंध किया था 2.5 साल का। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये बात तो थी, निभा नहीं पाया। मैं कंप्लीट कर लूं। रितु जी मेरा निवेदन है, आपके कुछ प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए, मैं ताकि सारे जवाब दूं। आप मेरे बीच में मैं जिस तरह से आपसे प्रश्न करती जाऊं अजय जी आप जवाब देते जाइएगा। जी आप प्रश्न को जोड़ना चाह रहे हैं रितु जी? नहीं, मैंने जो आपसे पहले पूछा आप पहले उसका जवाब दे दीजिए। मेरे मन में जब भी प्रश्न उठेगा मैं उठाऊंगी, आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रितु जी, मैं उससे इनकार नहीं करूं। देखिए महत्वपूर्ण ये है, सबसे पहले मेरे मित्र उमेश जी जो बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 3 दिसंबर 2013 को पूर्ण बहुमत से 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। तो ऑपरेशन लोटस या हॉर्स ट्रेडिंग का जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास है या येन केन पकाने सत्ता बल का दुरुपयोग करके लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की जो साजिश और षड्यंत्र है, ये किसी प्रकार से सफल नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण ये है, ये चेहरे की बात कर रहे हैं भैया, हमारा तो माननीय भूपेश बघेल जी चेहरा है, आज जिसके चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा हमारे स्पष्ट है। आप मेरे को ये बता दीजिए छत्तीसगढ़ में इनका चेहरा कौन है? आज इनसे पूछते हैं आप कह रहे हैं आपके लिए चेहरा स्पष्ट है, आप अपनी बात कर रहे हैं। अजय जी आप अपनी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी टीएस सिंहदेव का बयान हाल ही में सामने आया कि अगर हाईकमान जो फैसला करेगा उसे स्वीकार किया जाएगा। क्यों नहीं कहते हैं सिंहदेव कि भूपेश ही हमारा सीएम का चेहरा है? ठीक है, मैं तीन बातें रख देता हूं रितु जी, आपके और प्रश्न तो जोड़ लीजिए। मैं तीन बातें कर देता हूं। ये वही टीएस सिंहदेव जी हैं जो पाटन की सभा में गए थे माननीय भूपेश बघेल जी के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। दूसरा देखिए हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, कोई भी निर्णय हाईकमान के द्वारा सर्वसम्मति से चर्चा के बाद लिया जाता है। ये दिल्ली के इसी चैम्बर में मोदी जी और अमित शाह निर्णय नहीं लेते। देखिए दूसरा मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरा निवेदन है रितु जी, न केवल छत्तीसगढ़ ये बिना सेनापति की सेना बिना मुख्यमंत्री का चेहरा लेके लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां इनकी सरकार है, 18 साल से सरकार है, क्या शिवराज सिंह चौहान चेहरा है? तो ये छत्तीसगढ़ का नहीं चलता है रितु जी, पूरे देश में, ये चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, बिना सेनापति की सेना के चुनाव लड़ेंगे। तो ये हार स्वीकार कर चुके हैं, ये बुरी तरह हारने वाले हैं। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, उम्मीद करती हूँ कि जिन 3 बिंदुओं की आप बात कर रहे थे वो 3 बिंदु पूरे हो गए हैं। उमेश जी अपनी बात रखिए। देखिए इनका भय और डर लगातार दिख रहा है। अभी यही डिबेट में आपने सवाल किया, क्या अजय गंगवानी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा क्षमता रखते हैं? प्रदेश अध्यक्ष का स्पष्ट तौर पे बयान निकल करके आता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरी बात को मोड़िए मत, मेरा निवेदन रितु ये गलत तरीका है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र मेरी बातों को तोड़ मोड़ कर पेश करें। मैंने स्पष्ट रूप से कहा हाईकमान सब लोगों से चर्चा के बाद सही व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनेगा, तो ये मुख्यमंत्री अभी आप ही कह चुके हैं कि हमारे लिए सीएम फेस अजय जी, अभी आपने सीएम फेस को लेकर अपना बयान दिया। ठीक है उमेश जी बीजेपी को लेकर भी कई आरोप अजय जी ने लगाए, जो आरोप लगाए उनका जवाब दीजिए। एक एक करके पहले अपनी बात रखिए। बातों को गोल गोल घुमा के झूठ बोलने का प्रयास मत करें। ये उमेश जी का चरित्र है। उमेश जी आप मुझे मत बताइए मुझे किस तरह से कंट्रोल करना है। जब अजय जी बोलते हैं बीच में आप भी बोलते हैं, आप मुझे निर्देश देने की कोशिश मत करिए उमेश जी कि मुझे किस तरह से डिबेट को कंट्रोल करना। आप दोनों ही बने रहिए। अनिरुद्ध जी के पास में जा रही हूँ। अनिरुद्ध जी 2.5 साल का जो फॉर्मूला है लगातार चर्चा में रहा चुनाव से पहले भी, लेकिन क्या लगता है इस बार भी कोई असर डालेगा? ठीक है अजय जी, उमेश जी, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। अनिरुद्ध जी से मेरा सवाल है। अनिरुद्ध जी
हाँ रितु जी पूछिए जी, सवाल अनिरुद्ध जी, करिए जिस जी। तरह से देखिए 2.5 साल फॉर्मूले को लेकर छत्तीसगढ़ में खूब बयानबाजी हुई, क्या लगता है इस बार भी ये एक बयानबाजी के लिए एक मुद्दा बनता दिखाई देगा छत्तीसगढ़ में? 2.5 साल को लेकर पूछ रही हैं आप? जी अनिरुद्ध जी। अब 2.5 साल जैसी कोई चीज नहीं रहेगी रितु जी। वो 2.5 साल जो है ना, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। अब वो ना वो वर्तमान होगी और ना ही वो भविष्य होगी। अभी हम अब ये जो है 3 तारीख की बात करें तो देखिए जो है आज का जो विषय है मैं उस पर आ रहा हूं मैं। और ये क्या है कि जो देश की बात करूं, मैं पूरे देश की बात करूं तो मुझे 1989 का लोकसभा चुनाव आता है, जिसमें उस समय जो है 545 सीट हुआ करती थी लोकसभा की और बहुमत के लिए 273 की जरूरत होती थी। तो कांग्रेस को उसमें सबसे ज्यादा सीटें आई थी 197, जनता दल 143 और भारतीय जनता पार्टी 85। 197 मतलब सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ 76 सीटों की कमी थी। राजीव गांधी जी ने एक उदाहरण पेश करते हुए कहा था कि हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। उसके बाद मैं आता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक समय ऐसा आया था कि 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। उन्होंने जो है उदाहरण पेश करते हुए विपक्ष में बैठना पसंद किया। लेकिन जब सन 2000 का दशक आया तो राजनीति में एक अजीब सा चलन शुरू हो गया, एक अजीब सी परंपरा शुरू हो गई। डिबेट है, मैं बहुत लंबा उसके उदाहरण में मैं नहीं जाना चाहूंगा, ना ऐसी कोई मिसाल पेश करूंगा कि कहां कब कैसे हुआ। तो इसलिए क्या है कि आजकल चाहे वो देश का चुनाव हो या फिर प्रदेश का चुनाव हो, तरह तरह के खतरे जो है मंडराते नजर आते हैं। चूंकि पिछले छत्तीसगढ़ का जो है विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 का, तो उसमें 68 सीट के साथ कांग्रेस आई थी, तो वो सब चीजें नहीं हो पाई। और शायद वही एक कारण था कि इतना 68 सीट का स्पष्ट बहुमत था तो 2.5 साल वाली बात भी जो है केवल जो है सुर्खियों में बनी रही, हवा में तैरती रही और उसका भी कहीं क्रियान्वयन होते नहीं दिखा। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लेकिन जिस तरह से इस बार की अगर हम बात करें 2023 की, तो क्या कह सकते हैं क्लोज फाइट नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? देखिए मतलब ये कि 2023 का जो अभी चुनाव है, मतलब अनुमान तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना दावा है, कांग्रेस की तरफ से अपना दावा है, मीडिया के लोग अपना कयास लगाए हुए हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो है जिस पार्टी की भी जो भी स्थिति बने 55 तक ही कोई जो है पार्टी जो है पहुंच पाएगी कि 55 जो भी मामला रहेगा। मेरे को तो पता नहीं क्यों, मेरा अपना अनुमान है, मैं नहीं कहता हूं कि दूसरे भी मेरे हिसाब से सोचे, अधिकतम 55 से ऊपर कोई पार्टी जा पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, अब ये तो 3 दिसंबर ही बताएगा अनिरुद्ध जी की कितनी क्लोज फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो सकती है। उमेश जी, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी, क्या कहेंगे, क्या आप सोचते हैं कि ये क्लोज फाइट होने वाली है और यही वजह है कि कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है? देखिए कहीं कोई संशय नहीं है, 3 तारीख को जब परिणाम निकल करके आएंगे तो इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है और उसी का नतीजा है, उसको भाप लिया है कांग्रेस के नेताओं ने और इसीलिए बौखलाहट निकल करके आ रही है। कोई कप्तान बनने, कोई नेतृत्व की बात कर रहा है, शिव डहरिया जी का जिस प्रकार से बयान निकल करके आया, या इसको यूं कहें कि अभी से हार का बहाना ढूंढने का, तलाशने का काम कांग्रेस के नेता लगातार करने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। पहले भी इतिहास रहा है, कभी ईवीएम को कोसते थे, कभी कोई आरोप लगाते थे, आज ये ऑपरेशन लोटस और तमाम तरह के आरोप लगाने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है कि जिस प्रकार से बीते 5 वर्षों के उनके कार्य रहे जनता ने नकार दिया है और 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हार का बहाना तलाश रहे हैं। और कांग्रेस आंतरिक रूप से पूरी तरह से बिखरी हुई है, इसका उदाहरण पहले भी हमको दिखा, किस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन हुआ, किस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन के लिए 50-50 से ज्यादा विधायक बिना इनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की सहमति के दिल्ली तक उड़ गए, किस प्रकार से एयरपोर्ट में शक्ति प्रदर्शन हुआ, किस प्रकार से टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की तलखियां निकल करके आई। तो ये तमाम उदाहरण रहे जिसको लेकर के जो डर शिव डहरिया जी को सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस बिखर चुकी है और ये डर स्वाभाविक है और ये डर अच्छा है। इसलिए आप विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय अपने आंतरिक स्थिति को सुधारने और संभालने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे, क्या है आंतरिक स्थिति खराब है, क्या अंदरूनी कलह है, जिस तरह की बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं?
देखिए रितु जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता मित्र जितना भी झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करें, ये सफल नहीं हो पाएंगे। आज देखिए गिनती के 13 विधायक है, हमें 6-6 गुटों बटे रितु जी। रमन सिंह जी का अलग गुट है, ब्रिजमोहन जी का अलग गुट है, अजय चंद्राकर जी, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे। किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया गया तो गुटबाजी और जो अंतर्कलह है वो ऑलरेडी चरम पे आ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में तो इनके पास चेहरा है नहीं, ये यहाँ बहाना बनाते कि विपक्ष में है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, 18 साल हो गया, क्या किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मोदी जी मध्य प्रदेश की सभा में आते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी का नाम नहीं लेते। राजस्थान में इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो गुटबाजी जो अंतरकल है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है। हम ये सेमीफाइनल भी जीतेंगे और आने वाले 2024 में फाइनल चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, मैं एक आंकड़ा छोटा सा और दे दूं रितु जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिले 43.9%, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 33.6, 10.3%, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे लंबा वोटों का अंतर था। और हमने लगातार 5 साल, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा या महिला, हक के न्याय के लिए काम किया। हमें पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र के महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। 3 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 3/4 बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। ये ऑपरेशन लोटस या हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से हमारी चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश षड्यंत्र का जो मुंगली लाल का हसीन सपना देख रहा है, वो सच नहीं होगा। ठीक है उमेश जी, 23 के साथ साथ 24 की जीत का भी दावा कर रहे हैं और इसे बता रहे हैं बीजेपी की बौखलाहट। छत्तीसगढ़ राज्य में इनका ठिकाना नहीं है। 3 को ये जा रहे हैं, 24 का मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, और ये जिस प्रकार से ये हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं, जरा एक प्रमाण, एक आरोप को सिद्ध करके बताइए। 5 साल चलिए प्रश्न पूछो तो मैं जवाब देता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में जवाब लेंगे नहीं। 1952, 1952, 1980, इंदिरा गांधी, अनुच्छेद 356, 1992, 1998, मुंबई, 1952, कर्नाटक के अंदर जम्मू कश्मीर राज्यपाल का ट्रांसफर कर दिया। 1982 भजनलाल देवीलाल, भूल गए क्या भजनलाल देवीलाल? और एनटी रामाराव हार्ट अटैक आ गया, विदेश सर्जरी कराने गए, उसका तक लाभ उठाने से नहीं चुके साहब। कोई व्यक्ति सर्जरी कराने विदेश गया है, उसकी सरकार को बर्खास्त करने वाले किस नैतिकता से बात करेंगे? अरे मुख्यमंत्री को हार्ट अटैक आया, उसकी सरकार बर्खास्त कर दिया आपने। अरे ये क्या नैतिकता है आपकी? याद कर लो, महाराष्ट्र में किया, जो आपने कर्नाटक में किया, जो आपने मणिपुर में किया, जो गोवा में किया, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लोकतंत्र की हत्या का प्रयास, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए, ईडी, आईटी, सीबीआई के लोगों को सत्ता पर का दुरुपयोग, धनबल का दुरुपयोग, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अजय जी, उमेश जी, देखिए समय की माफ करिएगा, थोड़ी कमी है, लेकिन उम्मीद है जितना समय दिया गया अपने अपने बिंदु आप दोनों रख पाए होंगे। अनिरुद्ध जी, आखिरी टिप्पणी आपकी चाह रही हूँ। देखिए बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जैसे हम तीसरे मोर्चे के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी हो, ये कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए क्या है कि जो तीसरी मतलब यहाँ पे कि जोगी कांग्रेस की भी बात है, फिर आम आदमी पार्टी भी है, फिर यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं अरविंद नेताम, उनकी हम राज पार्टी है, फिर इधर जो है अगर सरगुजा तरफ देखें तो वहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव है। तो निश्चित रूप से ये समीकरण को प्रभावित करने का काम तो 101% करेंगे और जो पिछले चुनाव होते रहे थे उससे इस बार ज्यादा करेंगे। लेकिन सवाल इसी पे है कि ये किसका नुकसान ज्यादा करेंगे, कांग्रेस का कि भारतीय जनता पार्टी का? तो उसके लिए 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अनिरुद्ध जी, जिस तरह से देखिए स्थितियां क्लोज फाइट की ओर बढ़ रही हैं, ऐसे में किस मोर्चे को फायदा मिल सकता है? देखिए कुल मिला के देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, पहले क्या है कि यहाँ पे जो सरकार 4 की बात करूं, 8 की बात करूं, 13 या 3 चुनाव थे तो जो है 1-2% का ही अंतर रहता था भाजपा कांग्रेस के बीच में। अभी जो चुनाव और 2018 का रहा तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे 8% पीछे थी कांग्रेस के मतों से, तो उसका जो है मतों का ग्राफ काफी नीचे गिर गया था। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्र सरकार के एक और मंत्री मनसुख मांडविया जी, सारे लोगों ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ताकत लगाई, उसका असर भी दिखा।
चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से दिखी ही। कांग्रेस तो मजबूत थी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत नजर आई। लेकिन उसमें यही कि जो नेट टू नेट जैसे फाइट जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति दिखी। लेकिन फिर भी सोचने की बात यह है कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायक हैं, सिर्फ 13, 15-18 में थे लेकिन 2 घट गए 13। तो इतना बड़ा जो एक सफर तय करना है, इतनी बड़ी खाई पाटना है, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध जी, चुनौती है। और आप दोनों का ही शुक्रिया, आप तीनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, चुनौतियां तो सभी दल और सभी प्रत्याशियों के लिए हैं, क्योंकि ये है चुनाव। अब चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में होंगे और जो तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आ रहे हैं तमाम दल और वो निर्दलीय प्रत्याशी, वो किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, ये 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।